ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये मैक्सवेल की इक्वेशन है और इसमें ये फाइनल मॉडिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, और ठीक है, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, कितनी आती है, उसके लिए हमारे पास एम्पेयर सर्किटल लॉ है। ठीक है, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसेस लॉ, इसका कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन क्योंकि क्योंकि वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो ये फैराडेज लॉ मॉडिफाई होता है, वो इस तरह का होता है, माइनस d∅/dt। ठीक है, अब पता चलता है कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो भी सर्कुलेटिंग नेचर की, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड होती है, क्योंकि उसका लाइन इंटीग्रल कंडक्शन करंट प्लस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट लिखते हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, चाहो तो यहीं पर तुम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो या अलग से लिख सकते हो, ये d∅e/dt। ध्यान देना कि यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, कि इसमें कोई माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब ये फाइनल इक्वेशंस मैक्सवेल की कंप्लीट हो गई है, और इसमें लास्ट वाला जो टर्म था ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को देख करके अपने लॉज को मॉडिफाई करते हैं, जैसा कि फैराडेज लॉ में किया। कई बार हम पहले लॉज को मॉडिफाई करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट करंट में हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक ठीक है एग्जाम्पल है, जिसमें तुम देख सकते हो कि हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें नई फिजिक्स का पता चले, कई बार सिर्फ प्योर मैथ से भी हम नई फिजिक्स डिस्कवर करते हैं। कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हम आगे देखेंगे कि इस एक्स्ट्रा टर्म के ऐड करने की वजह से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और इसके लिए डिटेल डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करेंगे। ये 4 इक्वेशंस कंप्लीट है मैक्सवेल की। अब इनको स्टोर करके रख सकते हो। ये कंप्लीट क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सिर्फ इन इक्वेशंस को यूज करके हम हर प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स अगर है तुम्हारे पास तो इन 4 लॉज के अलावा और कोई 5वां लॉ नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, इसके साथ लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फाइनली फोर्स कितना एक्ट करेगा, लेकिन ये इक्वेशंस अब कंप्लीट है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एडी करेंट्स। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि अभी तक हम कोई क्लोज्ड फिजिकल लूप ले रहे थे। ठीक है, और उस फिजिकल लूप के अक्रॉस किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा था। फ्लक्स चेंज करने के पीछे रीजन वो लूप का भी मूवमेंट हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड का भी, मैग्नेट्स का भी मूवमेंट हो सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। आवाज आ रही है सबको क्लियरली?
तो हमारे पास ठीक है मैग्नेट्स हैं, लेटेस्ट से यहाँ पर हम ठीक है कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट से ऐसे चलो पेंडुलम वाला ही फेमस एग्जांपल है, इसी से समझते हैं। हमारे पास ठीक ये इस तरह से इस तरह से कंडक्टिंग ऐसे कॉइल है, इस तरह से कॉइल है और इसके सामने और पीछे ऐसे मैग्नेट्स रखती है। ठीक है इसके ऐसे करके ठीक है इस तरह से मैग्नेट्स रखती है। ठीक है इस तरह से मैग्नेट्स रखती है। तो अब बोला गया है अगर मैग्नेट्स नहीं रहते, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये अपना नेचुरल ऑसिलेशन कंटिन्यू करते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेशन होता रहेगा, एसएचएम होता रहेगा, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैग्नेट्स आते हैं तो जैसे ही मैग्नेट्स आएंगे तो तुम इमेजिन कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा सा और इंसाइट दे देता हूँ, तुम्हें यहाँ पे और इंसाइट दे देता हूँ। ये यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है अब बोला गया कि अगर हम रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद क्या होगा। रिलीज करने के बाद हमारे लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स चेंज करेगा। ठीक है फ्लक्स चेंज करने की वजह से हमारे लूप में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा और करंट आने की वजह से ठीक है करंट आने की वजह से ये जो लूप है खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट क्या लूप है मैग्नेट है और जब ये पास आएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है और दूर जाएगा तो अट्रैक्शन होगा। ये सब तुम लेंस लॉ से डायरेक्शन चेक करके बता सकते हो और ये धीरे धीरे उस रिपल्शन की वजह से स्लो होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको स्लो डाउन करता जाएगा। ठीक है मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होगी तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी। ऑब्वियसली इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से लूप के अंदर हीट डिसिपेट होगा और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन सेम सिचुएशन अब बोला जा रहा है कि अब हमारे पास सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बार हमारे पास ऐसा ठीक है लूप नहीं है। ठीक है इस बार हमारे पास एक मेटल डिस्क है। तो क्वेश्चन है क्या मेटल डिस्क में भी, क्योंकि वहां पे तो लूप नहीं है, तो क्या मेटल डिस्क में भी मेटल डिस्क भी के अंदर भी इंड्यूस करंट आएंगे, इंड्यूस ईएमएफ आएगा और क्या मेटल डिस्क के अंदर भी हमें बताना है कि करंट फ्लो करके एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है तो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि इस केस में ये जो मेटल ये जो कंडक्टिंग लूप वाला केस है, अगर मैग्नेट्स के प्रेजेंस में इसको रिलीज करते तो ये धीरे डैम्प करेगा। ठीक है जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा एनर्जी लॉस और उतना जल्दी ये डिस्क डैम्प करेगा। ठीक है इमीडिएटली इस तरह से ना डैम्प करके स्टॉप हो जाएगा। सारी एनर्जी जो इसके पास मैकेनिकल फॉर्म में थी वो डिसिपेट हो जाएगी लूप के अक्रॉस। लेकिन अगर ये डिस्क है, ठीक है तो क्वेश्चन है क्या डिस्क में ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है डिस्क में ऐसा होगा या नहीं, हमें बताना है कि क्या डिस्क में ऐसा होगा। ठीक है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था पिछले क्लास में और मोर और लेस पॉइंट सारे बता ही दिए थे। ठीक है मेन पॉइंट्स बता ही दिए थे कि क्या रीजन होगा।
तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो रीजन मैंने बता ही दिया था कि अगर हम इस डिस्क को भी रिलीज करते हैं, ठीक है, तो डिस्क के अक्रॉस बहुत सारे छोटे छोटे लूप्स होंगे और उन लूप्स के अक्रॉस फ्लक्स चेंज करेगा और फ्लक्स चेंज करने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कोई भी एक लूप इमेजिन करते हैं इस डिस्क के अंदर, तो इस डिस्क के अंदर भी तुम इमेजिन कर सकते हो कि फ्लक्स चेंज करेगा और फ्लक्स चेंज करने का मतलब है उस लूप के अक्रॉस ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब डिस्क के अंदर ईएमएफ, ये तो लूप जैसे बना दिया ना, तो अब इसके पास ईएमएफ, हम बोल रहे हैं इस लूप के अंदर एक ही लूप है, तो यहाँ पे ईएमएफ इस लूप के अंदर पता लगा लिया कैसे है। और ईएमएफ का मतलब, अच्छा इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी है, तो अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ईएमएफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ईएमएफ के अकॉर्डिंग इसमें चार्जेस को सर्कुलेट करने के लिए यही पाथ है, तो ऐसे ही चार्जेस सर्कुलेट करेंगे, एनर्जी डिसिपेट होगी। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क है, ठीक है, सॉलिड डिस्क है, इस तरह से हमारे पास डिस्क है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इस डिस्क के अंदर क्या होगा, कि डिस्क के अंदर क्या ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएंगे। तो ये बताना कोई मुश्किल नहीं है, तुम ऐसे सोचोगे कि अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो कोई भी, फैराडेज लॉ क्या कहता है, कोई भी लूप इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा भी लूप इमेजिन करो और उस लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेक करो। तो इसमें हम कोई भी लूप देखेंगे ना इसके बीच में, उसके अक्रॉस फ्लक्स चेक करेंगे, फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब इस ईएमएफ की वजह से चार्जेस सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब ईएमएफ हर पॉसिबल लूप में एग्जिस्ट करेगा, तो अल्टीमेटली चार्जेस कैसे सर्कुलेट करेंगे, तो ये मैं समझा रहा था कि चार्जेस के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो यहाँ पे पहले लूप के केस में चार्ज के पास ऑप्शन नहीं हो, उसी लूप के अक्रॉस फ्लो करेगा। लेकिन ऐसे डिस्क के अंदर अगर हम के फ्लक्स चेंज कराते हैं तो चार्जेस की फ्लो करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। अब वो चार्ज देखेगा कि उसके लिए मोस्ट फिजिबल ऑप्शन, ठीक है, कौन सा है। और वो डायनामिक होगा, मतलब एक ही लूप में हमेशा करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसा नहीं उस मोमेंट पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, आयंस है, शेक कर रहे हैं और चार्जेस रैंडम मोशन में है। तो उस मोमेंट पे ठीक है, सबसे ऐसा कह लो लीस्ट रेजिस्टेंस या ऐसा पाथ जो कि मोस्ट सुइटेबल होगा चार्जेस के लिए, उन्हीं पाथ्स को वो फॉलो करके सर्कुलेट करेगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग मल्टीपल पाथ में यहाँ पे करेंट्स आएंगे, चार्जेस सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास लूप नहीं है, डिस्क है, तो डिस्क के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे माइक्रो और थोड़े बड़े लूप में भी अगर पॉसिबल है तो चार्जेस इस तरह से सर्कुलेट करेंगे और इस बार भी हमारे लूप में करंट, हमारे डिस्क के अंदर करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो डिस्क के अक्रॉस भी अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इस डिस्क के अंदर इस तरह से माइक्रो, ठीक है, लूप्स बना करके छोटे छोटे टाइनी करंट लूप्स आएंगे और ये मैं इलेक्ट्रॉन्स का पाथ बना रहा हूँ, तो करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ठीक, लूप का जो सेंस होगा ना, सॉरी, करंट का जो नेट सेंस होगा वो ऐसे होगा। अगर ये इधर से आ रहा है, इधर जाएगा तो ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो डिस्क के अक्रॉस भी, डिस्क के अंदर भी करंट्स आएंगे। और क्योंकि ये बिल्कुल रैंडम शेप के, ठीक है, इनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि यही इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। बस सेंस तो बता सकते हैं, लेकिन यही लूप होगा, इसी लूप में फ्लो करें ऐसा नहीं बता सकते। तो इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, टाइनी लूप्स में करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन्हीं करेंट्स को हम लोग नाम रखते हैं। करंट की नेचर से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि नाम जस्टिफाइड है। इसको हम बोलते हैं एडी करेंट्स,
ठीक है, डिस्क को रिलीज करेंगे, एडी करंट एग्जिस्ट करेगा, एडी करंट, ठीक है, आएगा, और एडी करंट की वजह से फिर से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डिसिपेट होने लगी, ठीक है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट होने लगी। यहाँ पे भी ये जो डिस्क है वो डैम्पिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद हम ऐसा ऐसा देखेंगे कि इमीडिएटली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, जैसे ये ऑसिलेट कर रहा था बहुत देर तक के लिए, जैसे रिलीज करेंगे तो ये इमीडिएटली स्लो डाउन होकर के रुक जाएगा, ठीक है। और इस डैम्पिंग को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोलते हैं। तुम्हें याद होगा एसएचएम में हम लोग डैम्पिंग पढ़ते थे कि वहाँ पे बोलते थे कि अगर ऐसा फोर्स जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एसएचएम वाले फोर्सेस के साथ साथ, तो अभी जो पार्टिकल है इसका एसएचएम जो है ना वो डैम्प्ड एसएचएम होगा। ऑसिलेशन तो होगा लेकिन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डैम्प होता जाएगा, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि अब ये डिसिपेटिव नेचर का, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का डैम्पिंग फोर्स आ गया है, और डैम्पिंग फोर्स अल्टीमेटली उसकी सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो वैसे यहाँ पर होगा, डैम्पिंग फोर्स यहाँ पर भी है, और वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होकर के हीट के फॉर्म में इसी, ठीक है, इसी कंडक्टिंग लूप के, सॉरी कंडक्टिंग डिस्क के अंदर डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ह्यूज इम्प्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो तुम लोगों ने तो ऐसे एप्लीकेशंस देखा ही होगा, तैयारी की है तो, लेकिन दो टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें कि हम चाहते हैं कि एडी करेंट्स आए, डैम्पिंग हो, ठीक है, हमारा पर्पज होता है कि ऑसिलेशन मिनिमाइज करना, हम चाहते हैं डैम्पिंग हो, ठीक है। तो डैम्पिंग होने वाले एग्जांपल्स क्या क्या है बताओ एप्लीकेशंस। सबसे पहले इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग, हाँ, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, कि रेलवेज में तो ये यूज होता ही है मैग्नेटिक। हम क्या करते हैं, व्हील्स के साथ ना मैग्नेट्स अटैच कर देते हैं, ठीक है, और ये व्हील जब, ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच कर देते हैं, तो जैसे हमें रोकना होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है, अब ये मैग्नेट है और ये जो रेल्स है ना ये कंडक्टिंग है, ठीक है, ये रेल्स कंडक्टिंग है, तो जैसे ये व्हील्स आगे जाते हैं इसकी वजह से, व्हील्स के मूवमेंट की वजह से, यानी मैग्नेट्स के मूवमेंट की वजह से, अब ये जो रेल है ना इसमें एडी करंट्स आते हैं, और एडी करंट कैसे आते हैं, इस तरह से आते हैं कि एडी करंट का जो सेंस है ना वो, ठीक है, मैग्नेट्स की फील्ड को अपोज करने के लिए आता है। तो ये जो रेल है ये, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर बन गया है, तो ये मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, टॉर्क एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से अब ये जो ये व्हील्स हैं ये स्लो डाउन होना स्टार्ट होते हैं, और ये एनर्जी कहाँ जाती है, वो वही एडी करंट में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, मतलब हमें अलग से डिफरेंट ब्रेकिंग मैकेनिज्म यूज नहीं करने, उसमें वेयर आउट भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग हम यूज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, बस मैग्नेट लगा देना है व्हील्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट सेट कर देना है, और इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी ट्रेन की मोशन की वो अपने आप रेल्स में डिसिपेट हो जा रही है, ठीक है। और कौन और कौन कौन से एप्लीकेशन होंगे, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, कुछ एप्लीकेशन बता दो। डैम्पिंग जहाँ पर हम चाहते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि डैम्पिंग हो और एडी करेंट्स आए, और एप्लीकेशंस
और एप्लीकेशंस होते हैं कि जैसे कि ये जो ये बैलेंस होता है ना, वेट बैलेंस, इस तरह से इस पर हम कुछ वेट मेजर तक करते हैं, ठीक है। और वेट तो ये डिजिटल है, लेकिन डिजिटल में भी सिमिलर, यहाँ पे पहले ऐसे करके ना नीडल रहता था, ठीक है। और जितना इसमें स्प्रिंग रहता था, स्प्रिंग जितना कंप्रेस होता था वेट की वजह से, उस स्प्रिंग के कंप्रेशन के अगेंस्ट ये जो नीडल है ऐसे रोटेट करता था, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम सेट करते थे, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट करके ये जितना कंप्रेशन होता था उसके प्रोपोर्शनल रीडिंग शो करता था। तो उसके प्रोपोर्शनल हमें मास को, वेट को हम मेजर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम मास को रखेंगे ना, तो एक बार में ये सेटल नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम में आने से पहले ऑसिलेट करेगा, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, मैकेनिक्स थोड़ी बहुत समझते हो तुम। तो ये जो नीडल है ना ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो होता क्या है कि मान लो ये रीडिंग आती है 20, ये 20 kg आनी है, 20 न्यूटन मान लो, ये 200 न्यूटन आना है। तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट होते होते धीरे धीरे आकर के ये नीडल रुकता था, ठीक है। तो ऐसे ऑसिलेट होते टाइम में भी ना हम देख देते थे इसके मेन पोजीशन क्या है, वहां से गेस कर लेते थे रीडिंग क्या है, क्योंकि ऑसिलेशन स्टॉप होने में तो बहुत टाइम लगता है, लैब में हम लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम एक और काम करते हैं, ऑसिलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर मैग्नेट्स फिट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो नीडल है वो कंडक्टिंग नीडल बना देते हैं। अब जैसे ही ऑसिलेट होगा ना, तो इस नीडल के अंदर यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा ऐसे करके डिस्क लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जैसे ही ऑसिलेट होगा तो इस नीडल के अंदर एडी करेंट्स आएंगे, फ्लक्स चेंज करेगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, एडी करेंट्स आएंगे। और ये एडी करेंट्स क्या करेंगे, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको डिसिपेट करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं ऑसिलेशन मिनिमाइज हो, जल्दी से ये ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहे, जल्दी से ऑसिलेशन डैम्प हो जाए। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से ये जो बैलेंस है वो भी, इसकी जो नीडल का जो ऑसिलेशन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ऑसिलेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। और बताओ, ठीक है। ये इंडक्शन, इंडक्शन वाले में तो हम चाहते हैं कि एडी करेंट्स आए। चलो ठीक है, ये मैग्नेटिक बैलेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, वेइंग बैलेंस, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि एडी करेंट्स आए, जैसे कि इंडक्शन हीटर, तो ये तो तुम लोग यूज करते हो बहुत ज्यादा, इंडक्शन हीटर, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन के थ्रू वायरलेस चार्जिंग होती है, जो वायरलेस चार्जिंग वाले फोन्स होते हैं, इंडक्शन हीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, वैरी कराते हैं करंट को। तो जो उसका बेस होता है ना इंडक्शन हीटर का, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करा करके ऑसिलेटिंग करंट सेटअप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, सॉरी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, करेंट्स को वैरी करा करके हम ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, हमारा जो इंडक्शन यूटेंसिल होता है उसके बेस में हम लोग ऐसा मटेरियल रखते हैं कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एडी करेंट्स आए, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, उसकी वजह से एडी करेंट्स आते हैं। यहाँ पे सेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट बस आना चाहिए, करंट ह्यूज अमाउंट में आता है, ठीक है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है ह्यूज अमाउंट में, और उसको यूज करके हम कुकिंग कर सकते हैं। और कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे? ठीक है, और एडी करेंट्स के एप्लीकेशन बताओ। बहुत सारे एप्लीकेशन है एडी करेंट्स के। ये जो रेल के लिए ब्रेकिंग बताया, इसी तरह से तुम अज्यूम कर सकते हो कि वहां पे वैसे इंड्यूस करंट है, वो एडी करंट नहीं बोलेंगे। कार्स के अंदर भी हम लोग सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं। टेस्ला वाला जो एग्जांपल दिया था, उसमें हाइब्रिड इंजन लगाते हैं कार। उसमें कई कई ऐसे कार्स होते हैं, ठीक है, जनरल मोटर्स ने भी बनाए हैं और भी कंपनी है जिसमें हाइब्रिड इंजन है। ठीक, उसमें गैसोलीन इंजन है और साथ साथ ये इलेक्ट्रिक इंजन भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अ, जैसे हम, ठीक है, ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो वो जो एनर्जी है उसको हम डिसिपेट नहीं करते, उसको हम वहाँ पे इंडक्शन के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करा करके करंट इंड्यूस करा के इस करंट को हम लोग, करंट से हम बैटरी चार्ज करके इस एनर्जी को स्टोर करते हैं कार के अंदर। ठीक है, ओके। और कौन कौन से एग्जांपल्स है? सिक्योरिटी चेक्स में हर जगह तुम देखते होगे कि या तो इस तरह का ये इस तरह का ऐसा कैबिनेट बना होता है, इसके अंदर से हाँ तुम पास करते हो। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, एक तो सेंसर लगाते हैं, और इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से करंट जो है ना, करंट ऐसे इसके अंदर ऐसे करके कॉइल रहते हैं। ठीक है, और उस कॉइल्स के अक्रॉस हम वैरिंग करंट सेंड करते हैं। ठीक है, और वैरिंग करंट सेंड करने की वजह से एक करंट कॉइल होता है और एक सेंसर होता है। तो ये जो करंट कॉइल है, इसमें हम वैरिंग करंट सेंड करते हैं कंटिन्यूसली। तो होता क्या है कि जैसे इसके अंदर से कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट पास करता है, तो इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लक्स चेंज करता है। मान लो कॉइन है या फिर की है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट अगर इस कैबिनेट से पास करता है, तो इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस, ठीक है, इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अक्रॉस फ्लक्स चेंज करता है, एडी करेंट्स आते हैं। और एडी करेंट्स आने की वजह से क्या होता है कि ये जो एडी करेंट्स है ना, इसके अंदर के जो एडी करेंट्स है, ये खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर एडी करंट भी वैरिंग नेचर के आते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की वजह से भी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो हम यहाँ पे एक सेंसर भी लगा के रखते हैं। ठीक है, और वो सेंसर, उन सेंसर की वजह से क्या होता है, ये जो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उन सेंसर में करंट इंड्यूस करती है। ठीक है, और ये जो जैसे ही करंट पास करता है तो वो अलार्म से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और फिर ये अलार्म, ठीक है, ऑन हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा मल्टीपल स्टेप्स में काम हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल, इसके बैकग्राउंड में प्रिंसिपल यही है कि हम वैरिंग, हमेशा वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अंदर से कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसके अंदर करंट आएगा, और इम्पोर्टेंट है कि करंट भी वैरिंग होगा। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो ये जो वैरिंग करंट होगा, क्योंकि वैरिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वैरिंग करंट होगा। अब इस वैरिंग करंट की वजह से जो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम सेंसर के थ्रू डिटेक्ट करके फिर अलार्म ऑन कर देते हैं। ठीक है, और कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे? और ये तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमें इन सब जगह पे एडी करंट्स आ रहे हैं। अच्छा, डैम्पिंग का एक और एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पे चाहते हैं डैम्पिंग नहीं हो, एडी करेंट्स को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे तो हम चाहते हैं एडी करेंट्स आए। ठीक है, और यहाँ पर तो हम चाहते हैं एडी करेंट्स आए, और कई जगह पे हम चाहते हैं कि एडी करेंट्स
ठीक है, मिनिमाइज हो। उसका रीजन क्या है? एडी करेंट्स मिनिमाइज क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर को यूज करके हम, ठीक है, अपने एसी सोर्स का वोल्टेज या करंट स्टेप अप स्टेप डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके हम क्या करते हैं ना, ये इस तरह से अपना आयरन कोर बनाते हैं, इस तरह से आयरन कोर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आयरन कोर बनाते हैं, इस तरह से आयरन कोर बनाते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग रखते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग रखते हैं, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एसी सोर्स लगा रहता है, और ये सब ट्रांसफार्मर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और तुम देखोगे कितनी आसानी से हम एसी सोर्स को लेकिन स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे क्या होता है कि जैसे हम इसको वैरी कराते हैं ना एसी सोर्स को, तो इसके अंदर करंट वैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है वो लिंक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता है ना, इस ट्रांसफार्मर के का कोई भी अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे इस तरह से, इसके अक्रॉस फ्लक्स यहाँ पे ऐसे करके फ्लक्स एंटर करे फील्ड लाइन, इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन ऐसे देखोगे तो इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है, तो एडी करेंट्स आएंगे, ह्यूज अमाउंट में एडी करेंट्स आएंगे, और यहाँ पे लॉसेस होंगे। ठीक, ट्रांसफार्मर का पर्पस होता है कि हम एनर्जी ना लूज करें, सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करें। ठीक है, लेकिन एडी करेंट्स लॉसेस को हम रिमूव नहीं कर सकते, एडी करेंट्स आएंगे ही, एडी करेंट्स लॉसेस होंगे। ठीक है, तो एडी करेंट्स लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है ना, इस तरह का बिल्कुल सॉलिड आयरन कोर ऐसा नहीं बनाते, उसको उसमें लैमिनेशन करते हैं। ठीक है, लैमिनेशन का मतलब क्या होता है? लैमिनेशन का मतलब हम किसी तरह से एडी करेंट्स के पाथ को जो है ना वो मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो एडी करेंट्स कैसे आ रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है? इस तरह से आ रहा है, एडी करेंट्स इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस यूं आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो पाथ है ना, अगर इस पाथ को मिनिमाइज कर दिया जाए, तो ऐसे पाथ को अगर मिनिमाइज कर दिया जाए, एडी करेंट्स के पाथ को अगर हम किसी तरह से मिनिमाइज कर पाए, तो एडी करेंट लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, और लैमिनेशन का मतलब होता है कि जो ये तुम्हारे पास ऐसा, ठीक है, ये सॉलिड आयरन कोर दिख रहा है, हम इसको सॉलिड नहीं बनाते, इसको सॉलिड नहीं बनाते। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, इसको ऐसे छोटे छोटे थिन शीट्स का बनाते हैं, बहुत सारे थिन शीट्स को मिला करके ऐसा कोर बनाते हैं। ठीक है, तो थिन शीट्स का मतलब है ऐसे ऐसे स्क्वायर प्लेट्स लेते हैं, ये एक स्क्वायर प्लेट हुआ, ठीक, उसके बाद ये दूसरा स्क्वायर प्लेट हुआ, ठीक है, और ये उसके बाद तीसरा स्क्वायर प्लेट हुआ, है ना, इस तरह से तीसरा स्क्वायर प्लेट हुआ। ठीक, तुम समझ रहे हो? उसके बाद चौथा स्क्वायर प्लेट हुआ। ठीक है, शीट्स को ऐड करके ये हम अपना कोर तैयार करते हैं। ठीक है, अगर तुम साइड से देखोगे, इधर से देखोगे ना, अगर इधर से देखो, साइड से देखोगे, तो ये जो कोर है ना, ये ऐसा दिखेगा इस तरह से, ये सॉलिड नहीं दिखेगा। ठीक, इस तरीके से शीट्स का बना होगा। ठीक है, ये समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो अब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वैरी कराते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर वैरी कर रहा है। ठीक है, अगर इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन देखोगे, ये वाला क्रॉस सेक्शन, इस तरह से कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर देखोगे, इस क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करो। अब ये पूरा ऐसा सॉलिड, ठीक है, क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये इस तरह से ऐसे शीट्स के फॉर्म में, इस तरह से पतले पतले शीट्स के फॉर्म में। अब इनके पास पाथ ही नहीं है, तो फ्लक्स के लिए तो इनडिफरेंट है पिछली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, क्योंकि फ्लक्स को तो यूं जाना है, तो शीट के अंदर फ्लक्स तो वैसे ही पास करेंगे। फ्लक्स में
नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शन इमेजिन करें तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो पूरा सॉलिड सरफेस मिल रहा था एडी करेंट्स को, अब वो नहीं मिलेगा। तो एडी करेंट्स को क्या करना पड़ता है, इसको मैं और थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ तो एडी करेंट्स को क्या करना पड़ता है, इस तरह से हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ऐसे ना शीट्स है, और ये शीट्स मिल करके, ठीक है, ये कोर बना रहे हैं। अब हमारे एडी करेंट्स यहाँ पर होंगे, लेकिन फिर बहुत माइन्यूट और बहुत ही कम करंट, ये वाला जो पार्ट है ना ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में एयर गैप्स रहेंगे जिसकी रेजिस्टेंस ह्यूज रहेगी, तो वहां से करंट सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। ये जो छोटे छोटे लूप्स में करंट एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे एडी करंट लॉसेस सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पिछले एग्जांपल्स मैंने दिए थे, यहाँ पर भी डिस्क को अगर तुम बिल्कुल सॉलिड डिस्क या कंडक्टिंग डिस्क ऐसे रिलीज करते हो ना, तो ऐसा पॉसिबल है, अगर मैग्नेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ की है तो तुम रिलीज करते हो, ये इसके आगे एक बार भी नहीं जा पाए, इमीडिएटली डैम्प हो जाए ये सारी एनर्जी ना। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करने लग रहा है ना, तो ये ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मड के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल वहीं पे अटक जाएगा, बहुत धीरे 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 आके यहाँ पे फिर रुक जाएगा। ठीक है, डैम्पिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अगर तुम यहाँ पे डैम्पिंग को मिनिमाइज करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैंने बताया था, ये जो डिस्क है ना, इसमें हम ऐसे करके ये बना देते हैं, लैमिनेशन कर देते हैं। मतलब ये डिस्क को क्या करते हैं कि इस तरह से, ठीक, इसमें गैप्स ले आते हैं। वैसे गैप्स लाने से क्या होगा ना कि एडी करंट्स के पास जो पहले की तरह पाथ था वो अब नहीं हो। ठीक है, अब क्या करते हैं एडी करंट्स, अब इनके पास पाथ बहुत कम हो गया है। इंड्यूस ईएमएफ तो है, लेकिन पाथ नहीं होने की वजह से करंट नहीं है, करंट नहीं है तो लॉसेस नहीं है, लॉसेस नहीं है तो ये डैम्प होगा अभी भी, क्योंकि एडी करंट्स तो है, लेकिन डैम्पिंग बहुत स्लो होगी, वो धीरे 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 डैम्प होते तो बहुत देर के बाद रुकेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा सॉलिड डिस्क है तो वो इमीडिएटली रुक जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि बोला गया है कि तुम ये दो मैग्नेट्स रखे गए हैं, ये फाइनल पॉइंट, ये हमारे पास दो ऐसे मैग्नेट रखे गए हैं, मैं साइड व्यू ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ है, साउथ है, इसके बीच में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं साइड व्यू ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे करें। ठीक है, और इसके ऊपर से हम ऐसे करके एक कंडक्टिंग लूप को सेंड करते हैं। सबसे पहले लूप को सेंड करते हैं, तो हम देखते हैं लूप ऐसे फॉल कर रहा है ना, अगर मैग्नेट्स नहीं है तो ये सीधा फॉल कर जा रहा है, बिल्कुल जी से एक्सलेट करता हुआ नीचे फॉल कर रहा है। ठीक, हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये रखे हुए हैं ऐसे दो मैग्नेट्स। ठीक, अगर मैग्नेट्स नहीं है तो जी से एक्सलेट करता हुआ फॉल कर, लेकिन अगर मैग्नेट्स है, यहाँ पे मैग्नेट्स रखे हुए हैं, तो जैसे नीचे आता है ना, तो ये धीरे धीरे, जैसा ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत एफर्ट लग रहा है इसके अंदर से पास होने में। ठीक है, वो धीरे धीरे, इसे पूछा जाता है टाइम, बताओ किसमें ज्यादा लगेगा कम लगेगा। ठीक, एक बार मैग्नेट है और अलग अलग सिचुएशन दी जा सकती है, तुम्हें चेक करना होगा किसमें एडी करंट मैक्सिमम होगा। ठीक, इसमें करंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, वो मटेरियल देख करके पता चलेगा और शेप देख करके पता चलेगा। तो पहला अगर ऐसा कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, तो ये पास करेगा, यहाँ पे एक्चुअल करंट आएगा। तो इसको एडी करंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिस्क नहीं है, रिंग है, लेकिन रिंग के अंदर करंट तो आएगा ना, तो करंट की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी और ये स्लोली पास हो पाएगा मैग्नेट्स के अंदर से। ठीक है, और अब बोला जाता है कि हम क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के, ये जो रिंग है ना, इसके बीच में थोड़ा सा बहुत छोटा सा ऐसे गैप ले आते हैं। अब बोला जाता है फिर से इस रिंग को ड्रॉप करो, अब ये कैसे फॉल करेगा। ठीक है, अब इसके बीच में जो एयर गैप ले है ना, उसकी रेजिस्टेंस ह्यूज है। ठीक है, वोल्टेज तो आएगा लेकिन करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। ठीक, करंट नहीं फ्लो कर पाने की वजह से एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे, एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ये सीधा जी से फॉल करेगा।
ठीक है, या बहुत माइन्यूट एडी करेंट्स को हम नहीं, की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एडी करेंट्स आ सकते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो नेग्लिजिबल होंगे। तो ये बहुत तेजी से, ठीक है, फॉल करता हुआ ऑलमोस्ट जी से फॉल करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तुम इनफैक्ट खुद से भी कर सकते हो। एडी करेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तुम अगर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखोगे, ऐसा सिलेंडर दे दिया जाता है, लॉन्ग सिलेंडर है और बोला जाता है मैग्नेट है। अगर ये मेटेलिक सिलेंडर है और इस मैग्नेट को हम रिलीज करें इसके अंदर से, तो क्या होगा पता है, मैग्नेट भी ऐसे डैम्प होता हुआ जाएगा, क्योंकि जैसे ही एंटर करेगा फ्लक्स चेंज करेगा और ये सिलेंडर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो कि इसके मोशन को अपोज करे। तुम बोलो पहले करंट देखना पड़ेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखनी पड़ेगी या इसकी पोलैरिटी देखनी पड़ेगी, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, वो चेक करना पड़े फिर बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ उतना देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो कॉज है ना, उसको इंड्यूस करंट इंड्यूस इस तरह से आएंगे कि वो कॉज को अपोज ही करेंगे। तो ये नीचे इंक्रीज करिए इसकी स्पीड, तो इसको स्लो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होगा, तो ये थोड़ा स्लो होगा। और जब बाहर निकलने लगेगा तो इसके पास जो भी स्पीड है वो बाहर की तरफ बढ़ने लगेगी, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तुम ये खुद से घर पे एक्सपेरिमेंट करना, ये कर सकते हो तुम। कोई भी, या तो ऐसे पेपर का ही ऐसा सिलेंडर बनाना और उसके अराउंड तुम एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, उसी को रैप कर देना। ठीक है, फिर मैग्नेट को पास कराना। ठीक है, बिना एल्यूमिनियम फॉइल के पास कराना, फिर ऐसे फॉइल के साथ पास कराना, फिर चेक करना कि किसमें, ठीक है, आसानी से मैग्नेट पास हो रहा है और किसमें स्लोली पास हो रहा है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें थ्योरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, और भी एप्लीकेशंस है, वोल्केनोस के बारे में भी ठीक कहा जाता है कि उसमें एडी करेंट्स वोल्केनोस की पावर को डिसिपेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स निकाले थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स निकाले थे। मैं चाहता हूँ इनको तुम लोग डिराइव भी करो खुद से। ठीक है, तुम लोग को खुद से इन रिजल्ट्स को डिराइव भी करने हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने रिजल्ट्स निकाले थे ना, ये मैं फिर से नहीं कह रहा हूँ, ये तुम लोग खुद ही से डिराइव करो। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेम सेंस में, तो हम लिखते थे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू आती है L1 प्लस L2। अगर इंडक्टेंस मान लो बहुत दूर है और इनके बीच में कोई लिंकिंग नहीं है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा ना, तो वो बढ़ेगा, और वो यूनिट एम्पेयर के लिए टोटल फ्लक्स जो होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। पहले से L1 फ्लक्स है, दूसरे से L2 फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स L1 प्लस L2 होगा। ठीक, लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों इंडक्टर्स के बीच में कोई लिंकिंग नहीं। अगर ये इंडक्टर्स पास आ जाते हैं ना और सेम सेंस में, तो ये दोनों मिल करके अपने फ्लक्स को और ज्यादा बढ़ा देंगे। मतलब इंडिविजुअली जितनी जितनी इन दोनों में फ्लक्स होती, उससे ज्यादा फ्लक्स हो जाए, क्योंकि ये आपस में फ्लक्स को लिंक करेंगे। ठीक, पहले वाले से टोटल फ्लक्स L1 प्लस एम के इक्वल, दूसरे वाले से L2 प्लस एम के इक्वल, यूनिट एम्पेयर के लिए बता रहा हूँ। तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी +2m। ठीक है, और अगर ऑपोजिट सेंस में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर दोनों पास आ गए लेकिन दोनों का सेंस ऑपोजिट है, ये सब खुद से तुम ना एक्सप्रेशंस लिख करके इसको डिराइव करना। ठीक है, अब इक्विवेलेंट तो मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकाला है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के लिए, रेजिस्टर्स के लिए ये ओम्स का इसको यूज किया था। ठीक है, मैंने बोला था कि V/I यही रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करके करंट देख लेते हैं। V हमें नोन होता है, और करंट देख लेते हैं, और V/I का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो यही रेजिस्टेंस होती है। उसी तरह से V इक्वल्स Q/C, तो Q1/C। तो हम लोग यहाँ पर भी कैपेसिटेंस निकालते हैं, Q/V से निकालते हैं। ये तो उसी तरह से यहाँ पे V इक्वल्स L di/dt है,
तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करो और di/dt चेक करो। ठीक है, di/dt वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे करंट कैलकुलेट करते थे। वोल्टेज और di/dt का जो रेशियो होगा, ठीक, उससे तुम्हें इंडक्टेंस पता चलेगी। ठीक, सिमिलर स्टेप्स है। या ऐसा कह सकते हो कि किसी भी एक इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो -L/di/dt। चलो ये माइनस तो साइन के लिए है, वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो di/dt के अलावा जो भी टर्म है ना वही इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, तो टोटल ईएमएफ निकालो और उसमें से di/dt के सामने वाला जो टर्म होगा ना वही इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। ठीक है, तो वो पहले केस में ये आता है, पहले केस में ये आता है। और दूसरे केस में अगर हम सीरीज में दो इंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका सेंस ऑपोजिट है, तो ये मैंने समझाया था। हालांकि ठीक है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुद से डिराइव करना। ये -2m की इक्वल, पहले वाले में फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा पहले वाले में L1 -m की इक्वल, दूसरे वाले में फ्लक्स होगा L2 -m की इक्वल। ठीक है, तो ईएमएफ हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो d∅dt के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो ईएमएफ की वैल्यू वही आएगी माइनस ऑफ L1 -m। ठीक है, फिर उसके बाद L2 -m, फिर di/dt। तो L1 + L2 -2m के इक्वल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू आती है अगर ऑपोजिट सेंस में बाइंडिंग है। बाइंडिंग का सेंस ऐसे है कि पहले से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इसमें फाइनली बताया था कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दो कॉइल्स के बीच की, ये एट मोस्ट हो सकती है √L1 L2 के इक्वल। जब सारी सारी लाइंस पहले वाले से और दूसरे लाइन वाले से पास हो रही हैं, सिर्फ उस केस में मैक्सिमम कपलिंग इसको बोलते हैं। अगर दोनों इंडक्टर्स के अक्रॉस फील्ड लाइंस सारी पास कर रही हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू √L1 L2 के बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी। लेकिन अगर एक भी लाइन मान लो पहले वाले से स्किप कर रही है, दूसरे वाले में नहीं एंटर कर रही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और उस ठीक है कपलिंग को इंडिकेट करने के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम बोलते हैं। ठीक है, और के की वैल्यू ऑब्वियसली 0 से 1 तक होगी, है ना। 1 फॉर मैक्सिमम कपलिंग, 0 फॉर नो कपलिंग। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पर भी रख करके तुम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं डिराइव वैसे हालांकि प्रॉपरली करता, लेकिन एक बार बता चुका हूँ तो तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो पूछो, लेकिन ट्राई करना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या 1/L1 L2 के फॉर्म में लिखते हैं, या अगर दो ही इंडक्टर्स हैं तो ये L1 + L2 होते हैं। अगर दोनों इंडक्टर्स के बीच में हम मान रहे हैं कि कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं है। ठीक है, अगर कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं है तो ये रिजल्ट है। लेकिन अगर फ्लक्स लिंकेज है तो भी तुम डिराइव कर सकते हो या तुम ट्राई कर सकते हो खुद से। इसकी वैल्यू आती है, अब मुझे याद नहीं, शायद यहाँ पे m² आता है और ये प्लस या माइनस कुछ 2m ऐसा आता है। ठीक, ये मुझे करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों इंडक्टर्स के अक्रॉस कुछ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन L1 L2 अपॉन L1 + L2 नहीं होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, एटलीस्ट नीट का तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने इंटरेस्ट के लिए तुम वो एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये तो इंडक्टेंस की कंप्लीट स्टोरी है। ठीक, इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए बस इतना पता है, तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो या उससे ज्यादा इंडक्टर्स हैं तो उनको तुम रिप्लेस कर सकते हो सिंगल इंडक्टर से विद दीज रिजल्ट्स। ठीक है, ओके। और इसमें
मैंने क्या बताया था इसमें, मैंने बोला था कि सर्किट्स के कुछ क्वेश्चंस हमें लेने चाहिए। तो क्वेश्चंस तो मैंने जल्दी जल्दी लास्ट क्लास में बताए थे, लेकिन चलो एक क्वेश्चन छोटा सा कि इसको देख करके ही तुम्हें आंसर बताना है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमारे पास छोटा सा, अच्छा 8 बजे से तो तुम्हारी क्लास है, अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो अब इसमें ईएमआई में और कुछ नहीं बताना है मेरे को, अब जो भी है थ्योरी वाइज। अच्छा एक पॉइंट बताना है, तो उसके लिए टाइम है क्या तुम्हारे पास? 2 मिनट। ये चलो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे फिर। ठीक है, चलो ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैंने बोला है तुम लोग याद दिलाना, तो मैं ही बार बार याद दिलाता हूँ तुम्हें।